हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी हब में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सीजीपीएससी का एग्जाम 2 दिन पहले ही हुआ है। 9 तारीख का एग्जाम हुआ है। इसके एक एक करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कई लोगों का कहना है इजी आया था, कई लोग बोल रहे थे टफ आया था। मैं बोलूंगा क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे। एग्जाम में आप कैसे प्रेशर में क्वेश्चंस बनाते उसका भी मैं ट्रिक बताने वाला हूं। वीडियो लंबा बनेगा, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में कवर अप करेंगे। आज एक वीडियो डालेगा और कल एक वीडियो हम पार्ट 2 इसका डालेंगे। आराम से समझेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा खुश हूं पेपर को देख करके, क्योंकि 11 क्वेश्चन हमारे नोट्स से डाटा सहित आया है। क्वेश्चन बताते समय मैं आपको बता दूंगा पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, आप हमारे बुक को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। बोलता है ए पी आर एक्स एस और जेड 6 लोग हैं, पंक्ति में बैठे हुए हैं। एस और जेड केंद्र में बैठे हैं। 6 लोग, तो 1 2 3 4 5 6 ये पंक्ति में बैठे हैं। बीचों बीच में बैठे हैं कौन? एस और जेड। एस और जेड, या हो सकता है जेड और एस बैठे हो, इसके बारे में जानकारी अभी नहीं है। आगे, ए और पी छोर में बैठे हैं। ए पी छोर में बैठे होंगे। समझना बात को, ए इधर बैठा है तो पी इधर, ए इधर बैठा है तो पी इधर, लास्ट में होंगे, वो डिसाइड होगा थोड़ी देर में। आर ए के बाईं ओर है। देखो, ए को मैं यहां मानूंगा तो ए के बाईं ओर आर नहीं रख सकता, सीट ही नहीं है, इसलिए ए यहां नहीं आएगा। तो यहां क्या आएगा? पी आएगा। तो यहां क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और बच गया आपका क्या? ए के बाईं ओर कौन है? आर। एक बच गया, वो बैठ गया कहां? एक्स। जम चुका। अब इसका आंसर देना है कि पी के दाईं ओर कौन है। तो पी के दाईं ओर कौन है? एक्स है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स। सी टिक करना था, आगे बढ़ना था। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? अगला क्वेश्चन, ये आपका जियोमेट्री से क्वेश्चन पूछा है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बहुत टफ तो नहीं है, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा है। दिए गए आकृति में वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से परिधि पर जो लाइन गया वो त्रिज्या कहलाता है। ये 7 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। बी ए ओ 25 है, ये 25 है। और आपका बी सी ओ ये 35 है। तो वृत्त क्षेत्र ओ ए डी डी सी, इस एरिया का क्षेत्र निकालना है। इसे हम कहते हैं चाप। चाप ओ ए डी सी का क्षेत्रफल निकालना है। चाप ओ ए डी सी का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मुझे थीटा चाहिए, थीटा मतलब ये वाला वैल्यू चाहिए। तो पहले मुझे ज्योमेट्री से उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, बाद में फिर ये फार्मूला रखेंगे, आंसर आएगा, पक्का आएगा। करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं केंद्र से, तो ये भी क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, तो ये 7। तो अब आप देखो, त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज देखो ये 7 है, ये 7 है। और समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी ये कहता है कि समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। ओके, तो इसके सामने वाला 25 है, तो इसके सामने वाला ये वाला हिस्सा कितना मिलेगा? 25 डिग्री। ओके, वैसे ही त्रिभुज बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु त्रिभुज ये वाला, तो ये 7 ये 7, सामने 35, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये वाला हिस्सा 35 हो गया। ओके है, तो 25 और 35, तो एंगल बी बराबर कितना हो गया? 25 और 35 बराबर कितना?
60। स्पष्ट हुआ? तो ये टोटल डिग्री आया कितना? 60। हमें तो ये लेना था। अब एक और प्रॉपर्टी यहां यूज होगा, ध्यान दो। इसको मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां, ये कहलाएगा जीवा। समान जीवा से वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है, इसका मतलब एंगल ऑफ ए ओ सी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी। एंगल बी मतलब 2 इंटू कितना हो गया? 60 बराबर कितना? 120। तो ये एरिया हो गया कितना? ये डिग्री 120। अब लगाओ फॉर्मूला, बराबर कितना? थीटा का वैल्यू आ गया कितना? 120 अपॉन कितना? 360 इंटू पाई का मान रख लो 22/7 होता है, और आर का वैल्यू कितना है आपका? 7 है। तो 7 इंटू कितना हो गया? 7। फटाफट कटा लो, ये हो गया कितना? 12 36, 7 से 7 कटा, 22 सत्ते 154 बटे कितना? 3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपको टिक करना था, सी आंसर। ठीक है, ये ऐसा क्लियर हुआ? तो इसमें देखो कितने सारे रूल्स हैं। ये सारे रूल्स मैं अपनी क्लास में एक एक पॉइंट में बताता हूं। ये अलग रूल, उसके अलग क्वेश्चन बताता हूं, बाकी ऐसे अलग 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 रूल्स हैं। सब रूल अप्लाई होकर के एक क्वेश्चन बना है। ठीक है, इसीलिए लोगों को शायद टफ लगा है, लेकिन जो हमारे यहाँ पढ़े हैं उनको मुझे लगता है कि टफ लगा होगा, ये क्वेश्चन जरूर बनाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? किसी सामान को एक निश्चित मूल्य पर विक्रय करने पर व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। ओके, तो ये देखो, मैं खरीदा, मान लो 100 रुपए में खरीदा, तो उसको मैं 10% लाभ पर बेचा, मतलब 10 ज्यादा में बेच दिया। क्लियर? अब बोलता है उसी सामान को दुगने मूल्य पर बेचना, तो नया एसपी क्या हो जाएगा? नया एसपी इसका दोगुना कर दो, तो 2 इंटू 110 बराबर कितना हो गया? 220। कितने में खरीदा? 100 में। कितने में बेच रहा हूं? 120 में। अब बताओ, बोलता है क्या? बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो ये नया लाभ कितना हो गया आपका? 100 से 220 मतलब कितने का? 120 का लाभ हो गया। अब उसको परसेंट में चेंज करना है, तो लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितने का लाभ हुआ? कुल कितने में इंटू कितना? 100। कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, बराबर कितना आ गया? 120% का लाभ हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर सी। टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। सिंपल है। चलिए और बढ़ते हैं। 4 पैसे 1 रुपए का कितना प्रतिशत है? समझ लो, किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या बदल रहे हो? नीचे में कुल वैल्यू इंटू कितना? 100। किसको बदल रहे हो? 4 पैसे को बदल रहे हो। कुल कितने में? 1 रुपए में। तो 1 रुपए में कितना पैसा होता है? 100 पैसा इंटू कितना? 100। पी पी कट गया, 100 कट गया, हो गया कितना? 4%। फटाक से आंसर टिक करते आप क्या? ए। ये सारे टाइप हमारे नोट्स में मिलेंगे। 11 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और क्या बोलूं मैं जो है। चलिए आइए देखते हैं। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। कई लोग इस क्वेश्चन में अलग अलग आंसर दे रहे हैं। मेरे हिसाब से जो आंसर होगा मैं बता रहा हूं, आप इस पर कमेंट्स मुझे कर सकते हैं। देखिए, एक तांबे के छड़, मैं बताया हूं छड़ का मतलब होता है बेलन, सिक्का मतलब बेलन, ठीक है, याद रखेंगे। बांस मतलब बेलन, जिसका व्यास कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो ये दे दिया क्या? बेलन का व्यास 1 सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या हाफ सेंटीमीटर हो जाएगा। और लंबाई, लंबाई मतलब ऊंचाई, ऊंचाई बराबर दे दिया कितना? 8 सेंटीमीटर। इसको R1 R2 ले लेता हूं मैं, बेलन है। ठीक, से 18 मीटर लंबा तथा एक समान मोटाई का तार बनाया गया। तार मतलब बेलन, छड़ मतलब बेलन, तार मतलब बेलन, सिक्का मतलब बेलन, बांस मतलब बेलन। अब हम क्या बना रहे हैं? एक तार बना रहे हैं। तार मतलब बेलन, ठीक है, जिसका लंबाई, लंबाई मतलब हाइट, h2 ले लूं, कितना? 18 मीटर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, ये मीटर में चल रहा है, तो इसको आप बदल लो किसमें? सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1800 सेंटीमीटर हो गया। बोलता है तार की मोटाई, तार की मोटाई आपको निकालना है, तो इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ना।
तो रेडियस हो गया नहीं मालूम तो क्वेश्चन मार्क 2 ले लो। ठीक, अब एक चीज को पिघलाकर दूसरा चीज बनाना मतलब दोनों का आयतन बराबर होगा। पिघलाना मतलब आयतन। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, बेलन का आयतन, बेलन 1 बोलो, बेलन 1 का आयतन बराबर क्या, बेलन 2 का आयतन। लगाओ फार्मूला। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना, ये 1/2, 1/2, एच मतलब कितना 8, बराबर इधर भी लगाओ पाई आर स्क्वायर, आर तो दिया नहीं है, R2 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना 1800 हो गया। कटाओ, पाई पाई कट गया, ये देखो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, यहां से काटो, 2 1 कम 2, 2 नी 18, डबल जीरो, इसको नीचे भेज दो, इधर नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर बराबर 1 बाई कितना 900। ठीक है, 930 का स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा ये R2 स्क्वायर बराबर कितना 1/30 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो R2 बराबर कितना हो गया 1/30 सेंटीमीटर। क्लियर क्या। अब यहां कहानी क्या है, बहुत लोग आंसर टिक किए हैं 1/30, बट मेरे हिसाब से 1/30 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है समझना। जैसे आप इस पेन को देखो, ये भी एक तरीके से बेलन जैसा है। अब बेलन के लिए लास्ट में क्या बोला, तार की मोटाई क्या होगी, तो इसको मैं इस सामने को देखूंगा तो ये इसका मोटाई है। मोटाई मतलब क्या, उसका थिकनेस। थिकनेस मतलब डायमीटर होना चाहिए, ना कि रेडियस। रेडियस हो गया वो पूरा फैला तो इतना मोटा है मैं बोलूंगा। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये आंसर ना हो करके मैं प्रश्न के हिसाब से बोलूंगा तो तार की मोटाई मतलब व्यास होना चाहिए, डायमीटर ऑफ जो भी रॉड या वायर जो भी बोला होगा। ठीक है, तो व्यास मतलब क्या 2r, तो ये हो जाएगा 2r2, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 1/30, ये कटेगा कितना आ जाएगा 1/15 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर आपका क्या है 1/15 होना चाहिए, ना कि 1/30। आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे बताइए कि आप आंसर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, यदि शालू राखी से लंबी है, बनाते हैं, ऐसे बनाना पड़ता है इसको, तो शालू लंबी है किससे, राखी सावंत है क्या, ठीक, लेकिन प्रेरणा से छोटी है। लेकिन शब्द जब बोलता है तो हमें आगे लाइन को कनेक्ट करना होता है पहले शब्द से, तो शालू को पकड़ो और आगे लाइन से अटैच कर दो। शालू प्रेरणा से छोटी है, शालू छोटी है तो बड़ी कौन है, प्रेरणा। अब आगे, राखी मेघना जितनी लंबी है, जितनी राखी उतनी ही क्या मेघना। ओके, लेकिन कोमल से लंबी है, लेकिन मतलब वही कहानी है, किसको पकड़ोगे, राखी को पकड़ो। राखी, राखी कोमल से लंबी है, राखी लंबी है मतलब बड़ी है, कोमल से तो कोमल नीचे में, मतलब कोमल से लंबी राखी और मेघना दोनों है। ठीक है, तो बताइए मेघना है, मेघना राखी के बराबर है, कोमल से बड़ी है, शालू से छोटी है। चेक कर लो क्या पूछा है, शालू से बड़ी नहीं, शालू से छोटी है मेघना। शालू से छोटी है क्या, ऑप्शन ये है, शालू से छोटी। ठीक है, शालू से छोटी। ओके, चलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका डी। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, हम कल से कंप्यूटर की एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हॉस्टल वार्डन में जो सेकंड टॉपर है, मैं उसका एक इंटरव्यू भी लिया था, वो साहब बोला भी है, हमारा जो बुक है वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसा भी था। और तो हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा, जिसका टाइमिंग है शाम को 6 से 7। जिसको व्यापम का पोस्ट चाहिए, कंप्यूटर बढ़िया अच्छा करके रखो, थ्योरी में पढ़ाऊंगा, उसके पीछे हर चैप्टर में क्वेश्चंस दिए, वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन,
तो आप हमारा बुक देख भी सकते हैं, और आपको क्लास चाहिए तो क्लास कर लीजिए। आगे आने वाले राजस्व डिपार्टमेंट के जितने पोस्ट होंगे, पटवारी, आरआई, सब में कंप्यूटर पूछ रहा है और पूछेगा, तगड़ा पूछता है। ठीक है, तो क्लास ज्वाइन करिए, और जिसको नीड है उनको भी आप बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 7वां नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है? 4 स्कूल हैं, 1 2 3 4, जिसपे अलग अलग स्टूडेंट्स की संख्या दिया है 60, 48, यहां नहीं दिया है x, और 40, जिनका औसत स्कोर इतना 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 दिया है। तो अलग अलग स्कूल में कुल स्कोर कितना हुआ वो पहले निकालते हैं, क्योंकि लास्ट में देखो क्या पूछ रहा है, यदि चारों स्कूलों के अभ्यर्थियों का औसत स्कोर सबको मिला करके औसत, तो सबका कुल योग करना पड़ेगा। चलो करते हैं, कुल योग पहले करें फटाक से। ये मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करो। चलो कितना हो जाएगा? 0, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45 हो गया। 0, 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2000। इस सब को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको मैं छोड़ देता हूं ना, ये संख्या नहीं है, x है, मुझे नहीं मालूम। ये हो जाएगा कितना? 0। ये हो जाएगा कितना? 4, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, प्लस ये करना पड़ेगा क्या? 55x। अब औसत का फार्मूला क्या होता है? तो औसत बराबर संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या, है ना? तो सब चारों स्कूल मिलाकर के औसत कितना दिया हुआ है? 66। तो ये हो गया कितना? 66 इक्वल्स टू कुल योग, ये जोड़ के बैठे हैं, कर लो 10 340 प्लस कितना? 55x अपॉन कुल संख्या। इन सबको जोड़ना पड़ेगा कुल संख्या में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 6 4 10, 10 4 14, 148 प्लस x, ये ऐसा। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 7 6 8 छक्के 48, इतना आएगा, करते रहना आप जो है, प्लस कितना? 66x इक्वल्स टू 10 340 प्लस कितना? 55x। x को एक तरफ करो, संख्या को एक तरफ करो, तो 66 में से 55 गए कितना बचेगा? 11x बराबर, इसको डायरेक्ट माइनस करता हूं, 10 में से 8 गया तो कितना? 2 हासिल 1, 7 हो गया। 14 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 7 हासिल 1। ठीक है, 8 हो गया। 13 में से 8 गया तो कितना? 5 बचेगा, हासिल 1, 10 में 10 गया, खत्म। तो x बराबर 11 पंचे 55 और 11 दूनी 22। तो x की वैल्यू, जो अभ्यर्थी की संख्या की वैल्यू है, कितनी है? 52। आपका आंसर डी टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। क्लियर क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये संचार कौशल का एग्जाम है, सॉरी क्वेश्चन है। संचार प्रक्रिया में जानबूझकर सूचना में हेरफेर करना क्या कहलाता है? फिल्ट्रेटिंग कहलाता है। फिल्ट्रेशन है शायद, छनन, छनन कहलाता है। हमारे हिसाब से आंसर छनन होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। चलो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किया है। ओके, सी ने ए और ई से अधिक अंक प्राप्त किया है। सी जो है ए और ई से अधिक अंक प्राप्त किया है। ठीक है, डी ने केवल बी से कम अंक प्राप्त किया है। तो देखो, डी जो है बी से कम अंक प्राप्त करेगा, तो बी से कम अंक प्राप्त किया है कौन? डी। ध्यान दो, केवल शब्द का मतलब यह होता है इसके ऊपर में कोई और नहीं होगा। मतलब बी टॉप में रहेगा और बी से कम एक ही व्यक्ति, कौन? डी, उसके ऊपर में, मतलब और व्यक्ति नहीं है। यहां ऊपर में मान लो सी में रख दिया तो 2-3 लोग हो जाएंगे ना, ये चीज संभव नहीं है बोलता है। तो ये पक्का हो गया कि टॉप में सबसे ज्यादा कौन पाया? बी, उसके नीचे में डी है। ओके, 6 लोग हैं। ई ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं। ये देखो, टोटल 6 लोग हैं तो 2 और 3 5 तो हो ही गए हैं।
तो टॉप में हो गए, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अब यहां ये क्रम जो बन रहा है ये बोलता है कि ई सबसे कम प्राप्त नहीं किया है। तो इसका क्रम देखोगे तो सबसे कम मतलब नहीं है बोलता है, इसका मतलब सी, ए और ई की पॉसिबिलिटी दिख रही है, उसके नीचे में और एक होना चाहिए बोलता है, सी सबसे कम नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो, इस क्रम में मैं आप बैठाओगे जो है सबसे कम नहीं है, तो तीन लोग एक साथ बैठेंगे। तीन लोग एक साथ बैठेंगे मतलब चार जगह में तीन लोगों को एक साथ बैठाऊंगा, तो मेरे पास देखो यहां सी। अच्छा एक चीज और ना, एक चीज और, आप इसका इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में रखा नहीं हो, इंग्लिश में देखोगे जैसे यहां केवल शब्द यूज किया है ना, वैसे ही यहां भी केवल शब्द यूज किया था। ठीक है, थोड़ा देख लेना उसको। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो गया, तो तीन लोग एक साथ होंगे, तो तीन लोग यहां, यहां जब रखेंगे तो ई नीचे हो जाएगा, इसीलिए मुझे ऊपर उठा के रखना पड़ेगा, सी, ए, ई हो गया। अब एक व्यक्ति बच गया, कौन, एफ, तो एफ को हमें कहां रखना पड़ेगा, लास्ट में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जिसने अधिकतम से तीसरे स्थान पर अंक प्राप्त किया है उसके 81 नंबर हैं। एक चीज यहां थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसमें हम एक चीज और क्या कर सकते थे, सबसे नीचे में नहीं है, मतलब ये पलट भी तो सकता था, सी, सी के बाद ई, ई के बाद ए भी तो हो सकता था, लेकिन केवल बोला है तो ये आगे पीछे हो सकता है। एक बार देखते हैं, सी ने ए और ई से अधिक अंक प्राप्त किया है, सी ए और ई के ऊपर में आएगा, ए और ई के ऊपर में सी, ये तो क्लियर है। डी बी से कम अंक केवल, ठीक है, सी ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं, और ई ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, ऊपर में आ सकता है। एक पद छूट रहा है, जिसने अधिकतम अंक तीसरे स्थान पर अंक प्राप्त किया उसके 81 अंक प्राप्त किए हैं, तो तीसरे नंबर पर 81, एक फॉर्मेशन और बन रहा है, बी, डी, सी, ई, ए, तो यहां आ जाएगा आपका क्या, एफ, यहां आएगा एफ। चलो देखते हैं, दो कंडीशन बन रहे हैं। तो जिसने अधिकतम से तीसरे नंबर पर जो पाया वो कितना है, 81 है, और ई ने 62 अंक प्राप्त किए। ई कितना प्राप्त किया, 62 अंक प्राप्त किया। ये वाला कंडीशन बैठेगा, क्योंकि आप देखो ऊपर से तीसरा में मैं 81 बोलूं और ई कितना पाया है, 62 बोलूं, तो सी के संभवतः अंक कितने होंगे, तो कंडीशन इसके हिसाब से ये सही बैठ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो सी के संभव अंक हो सकते हैं 62 और 81 के बीच में, 62 और 81 के बीच में क्या दिख रहा है, 70 दिख रहा है। ठीक है, ये बनेगा आपका, तो आपका आंसर हो गया क्या, 70। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने जिले में बुरे तत्वों से बढ़ने पर एक बैठक में भाग ले रहे हैं। ठीक है, बैठक अच्छी रोशनी व्यवस्था के साथ साथ उचित वातानुकूलन, एयर कंडीशन आदि के साथ जारी है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हैं, बाधा नहीं है, कौन कौन बाधा नहीं है। ठीक है, शोरगुल वाला माहौल, जाहिर सी बात है हल्ला करेंगे तो डिस्टरबेंस तो होगा। ठीक है, तो ये बाधा करेगा। भीड़ भाड़ वाली जगह, भीड़ भाड़ वाली जगह में वैसे भी बैठक नहीं लिया जा सकता, ये भी गलत है। ठीक है, दूसरा, अनुचित माध्यम, अनुचित माध्यम ये भी बाधा करेगा, उचित माध्यम है तो बाधा नहीं करेगा, बाधा नहीं तो बाधा करेगा। ठीक है, स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना, भाई कोई चीज हम स्पष्ट क्लियरेंस चाहते हैं तो प्रश्न उसमें पूछ सकते हैं, उसमें हमारा कोई बाधा संचार में नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डी आंसर होगा। आंसर डी को टिक करना था, आगे बढ़ना था। यदि ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप उसे छोड़कर आगे बढ़ो। सी सेट है, वैसे भी आपको क्वालिफाइंग करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वालिफाइंग आसानी से कर सकते हो, दिक्कत नहीं है।
हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है कल से 12 फरवरी मॉर्निंग आपका 9:15 से 10:15 की क्लास होगी। ये हमारा जो बैच है 2.0 बैच है, दैट मीन्स एडवांस क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस से सुपर एडवांस समझाएंगे, आराम से पढ़ेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे। हमारा कोर्स ड्यूरेशन बढ़ रहा है जो कि 5 से 6 महीना जाने वाला है, तो जिनको भी जरूरत है ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में है, आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। परसेंटेज के चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नोट्स से आया है। मैं बोला हूं 11 क्वेश्चन हूं बहू डाटा सहित हमारे नोट्स के आए हुए हैं, देख सकते हैं आप उसको। क्या बोलता है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए देखो, ए बी कौन अधिक है, 25% अधिक है कौन, ए। तो बी को मैं 100 ले लूं तो ए कितना हो जाएगा, 125। इतना क्लियर। फिर आगे क्या बोलता है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कम कितना है देखो, तो कम है आपका कितना, 125 में से 100 गया कितना हो गया, 25 कम है। अब उसको परसेंट निकालना है तो कमी परसेंट क्या हो जाएगा, कितना कम है, 25 कम है। नीचे में रखते हैं से वैल्यू, से आपका कौन सा है, ए की आय से, उसको कहां रख दो, नीचे रख दो, इंटू परसेंट निकालना है मतलब 100 से मल्टीप्लाई। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, ये हो गया कि आपका 20%। यही आपका क्या है, आंसर है। क्लास में मैं ऐसे क्वेश्चंस टेबल के माध्यम से भी बता देता हूं, डायरेक्ट गिन के 5-6 आप याद रखो, आंसर आ जाता है। 20 अधिक है तो कम करो तो, सॉरी 25 अधिक है तो कम करो तो 20, 20 है तो अधिक चाहिए तो 25, आंसर टिक करके आ जाना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। ये है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं एक बार जो है, 5 लोगों के समूह में के, एल और एम महत्वाकांक्षी है, एम, एन और आर ईमानदार है, एल, एम और एन बुद्धिमान है, के, एन और आर मेहनती है। तो इस समूह में ना तो मेहनती ना ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति कौन है। देखो, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं तो आपको टेबल मेथड का यूज करना है। कौन सा मेथड, टेबल मेथड। व्हाट इज टेबल मेथड, देखो आपको ऐसे टेबल बनाना है, टेबल में एक डाटा को फिक्स कर देना है, नाम तो फिक्स है, नाम को ले लो, और बाकियों को इसके हिसाब से भरते जाएंगे। क्या क्या नाम है मेरे पास, 5 लोग हैं, ले लो लाइन से ले लो, 5 लोग, के, ए लो, के है मेरे पास, के, एल, एम, एन और एक और है आर। ठीक है, ये मैं फिक्स कर दिया। अब जो जो दिखेगा उसको मुझे टिक करना है। एक है क्या, महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी। एक है मेरे पास क्या, ईमानदार। ठीक है, एक है मेरे पास बुद्धिमान, एक है मेरे पास बुद्धिमान, और एक है मेरे पास क्या, मेहनती। ठीक है, जो होगा उसको टिक करते जाएंगे, बाकी को कट करते जाएंगे। क्या बोलता है, एल, के, एल और एम महत्वाकांक्षी है, के, एम महत्वाकांक्षी है। नेक्स्ट, एम, एन और आर ईमानदार है, एम, एन, आर ईमानदार है, के, एन, आर मेहनती है, के मेहनती है, एन और आर, एन और आर मेहनती है। ठीक है, हो गया सेंटेंस। बुद्धिमान, ओ बुद्धिमान, एल एम एन, एल एम एन, ये बुद्धिमान है। ओके, ठीक है, हो गया। अब पढ़ो, ना तो मेहनती, मेहनती में आप देखो कौन कौन मेहनती है। मेहनती में आपका के है मेहनती, एन है मेहनती, आर, मतलब आंसर जो आएगा इसमें से और इसमें से आएगा। दैट मीन्स एल और एम में से मुझे आंसर लेना है, एल और एम, एल और एम। इसका मतलब के आंसर नहीं हो सकता, एन और आर आंसर नहीं हो सकता, एन आंसर नहीं हो सकता, ये सब कट गया, सब कट गया, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और। रीजनिंग के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे। 4 नगर एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू नीचे दिए गए अनुसार परिवहन के विभिन्न मार्गों एवं
साधनों से जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसा जोड़ सकते हैं, ये लो x y अलग अलग जगह है, z और ये लो w, ठीक है। अब ये ले लिया 4 अलग अलग जगह, इसको जोड़ना है। x और y नौका से जा सकते हो और बस से जा सकते हो, तो x से y आप या तो नौका चला लो या तो बस से चले जाओ, ठीक। y से w सीधा हेलीकॉप्टर से जाना है भाई, y से w, y w के बीच में क्या, हेलीकॉप्टर है भैया, विमान है, ओके ठीक है। y से z जाना है, यहां से ऐसा y से z चलना है। विमान और बस, मैं हेलीकॉप्टर से भी जा सकता हूं और बस से भी जा सकता हूं, ठीक है। x और z यहां मुझे जाना है तो बस चलता है ये, ठीक है। और लास्ट हो गया x और, गड़बड़ हो गया तो, x और w बस है, x से w ये बस है और ये वाला रेल है, x से z आपका रेल है, x से w आपका क्या हो गया, बस। ये हमारा एक जाल बन गया परिवहन का। अब क्या बोलता है, y से w चलना है, संभव होगा ताकि कम से कम 3 अलग अलग प्रणाली का प्रयोग कर सके। y से मुझे कहां चलना है, w चलना है, तो सस्ता सुंदर टिकाऊ हेलीकॉप्टर पकड़ो पहुंच जाओ। लेकिन प्रश्न क्या बोला है, कम से कम 3, ज्यादा आप उपयोग करो, मिनिमम 3 चाहिए। तो ठीक है, ये रास्ता अप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, y से चालू करेंगे। ये देखो, ये हम y से स्टार्ट करेंगे, हम मान लेते हैं यहां से विमान से गए, ठीक है। कहां पहुंच गए, z से हम कहां चले गए, रेल से x चले गए, विमान, उसके बाद रेल, और यहां से हम क्या चले गए, बस। तो 3 उपयोग किए क्या, बिल्कुल हुआ। तो हमारा क्या हो गया, y गए, y से z गए, z से x गए, x से w, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर खोज लो, y z x w, आंसर क्या हो गया बी। एक और रास्ता है, y से हम लोग ऐसे जाएंगे, ये जाएंगे, तो क्या 3 प्रयोग कर पा रहे हैं क्या। मान लो मैं यहां नाव चला करके गया, y से x गया नाव चला करके, उसके बाद मुझे आना पड़ेगा किधर, बस से। तो इसका मतलब यहां हम लोग 2 का ही प्रयोग किए, इसलिए सटीक आंसर आपका क्या होगा, y z x और w, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन या मैथ का भी बोल सकते हो, बार चार्ट का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है इसमें जो है। देखते हैं क्या बोलता है। ये बोला गया है, दिए गए दंड चित्र में किसी राज्य का 2011 से 20 टोटल 10 साल तक विभिन्न 5 मद PQRST दिया गया है, खर्चा 1000 करोड़ में। प्रत्येक मद के लिए छायांकित दंड प्रथम 5 वर्षों के खर्च को, मतलब आप देखो जरा, ये जो स्टार्टिंग से है ये 11 है, ये छायांकित भाग 12 है, ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है। उसके बाद 5 वर्ष तथा छाया रहित, जो छाया रहित प्लेन जो है वो अगले 5 वर्ष, मतलब आपका कहां से हो जाएगा, 16 17 18 19 20 को दर्शाता है, ओके ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, सभी मदों पर 2016 से 20 में हुआ कुल खर्च 2011 से 15 में हुए खर्च से कितना अधिक या कम है बोलता है। तो निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 2011 से 2011 से 15, 50 40 50 53 और 25 कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो गया 5 5 3 8, 2 5 2 7 7 5 12 4 16 16 और 5 21, 218 करोड़ आया 11 से 15। इसी तरह निकालेंगे हम लोग 2016 से 20, छाया रहित इसमें लेना है, 45 55 हो गया 100,
30 और 35 हो गया 65 प्लस कितना 40 तो हो गया कितना 205। ओके, अब कम या अधिक का मतलब अंतर करना है, तो अंतर कितना हो जाएगा देखो, तो अंतर बराबर 218 माइनस 205 बराबर कितना 13। अब कम की अधिक तो देख लो, 18 था, 18 से 5 हो गया, कम हुआ ना, तो ये हो गया आपका क्या 18 करोड़ कम हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए, टिक करोगे आगे बढ़ोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओह, इसमें तो चार्ट नहीं, पीछे से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलता है, Q और T, Q और T को देखना है 11 से 15 में। 11 से 15 मतलब छाया वाला को लेना है, 11 से 15 छाया वाला Q और T, Q को लेना है और T को लेना है। एक है 40 और एक है क्या 25, तो 40 और 25 हो जाएगा प्लस 40 और 25 हो गया कितना 65, तथा R पर 2016 से 20, 16 से 20 मतलब छाया रहित को लेना है, R का लेना है। छाया रहित में R का ले लो, R का छाया रहित मतलब 30, 30 को ले लो। ठीक है, तो R का हो गया छाया रहित 30 में हुआ कुल खर्च कितना है, कुल करने बोल रहा है, टोटल करने बोल रहा है, टोटल कर लो, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 95 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा, आंसर ए। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 2016 से 20, 16 से 20 मतलब छाया रहित वाला लेना है Q का, और 2011 से 15 मतलब छायांकित लेना है किसका P का। ठीक है, Q और P लेना है, तो Q लेना है 11 नहीं हाँ, Q लेना है 16 से 20 मतलब 55, और P लेना है छाया वाला 50, 55 और 50। ठीक है, ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा Q वाला कितना हो गया 55 और P वाला हो गया कितना 50 हो गया। से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक या कम का मतलब अंतर करो, कितने का अंतर आया 5। ठीक है, कहां से 2015 वाला से मतलब P से, तो P वाला डाटा कितना है 50 है, उसको नीचे रखेंगे, सॉल्व करेंगे, 0 0 कट गया, बराबर कितना गया 10%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो गया आपका क्या बी, टिक करोगे आगे बढ़ोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है बोलता है ABC, ABC, AB का वैल्यू है कितना 6√3, AC का वैल्यू कितना है आपका 12 और BC का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर में है, तब कोण B का मान कितना होगा। देखो आप बोल रहे होगे कि सर आप डायरेक्ट समकोण बना रहे हो क्या, नहीं ऐसा नहीं है, हाँ एक डायग्राम बनाया हूं, क्योंकि समकोण का प्रॉपर्टी ये मालूम है कि पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस लगा लो, और पाइथागोरस यदि अप्लाई हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये यदि बराबर आ गया दोनों पक्ष, हम टिक कर देंगे सीधा 90 डिग्री समकोण को सेटिस्फाई करता है। चेक करते हैं, 12 का क्या हो गया 144, 6 छक्के 36 और ये 3 हो गया √3 का स्क्वायर 3 और 6 छक्के 36, तो 144 प्लस कितना हो गया सॉरी बराबर 36 दिया 108 प्लस 36 है ना, तो बराबर कितना हो गया 144 बराबर ये आ गया 144, दोनों पक्ष बराबर आया, पाइथागोरस को अप्लाई किया, दैट मींस आपका कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर डी, 90 डिग्री आंसर हो जाएगा क्या आपका डी। क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हमारे नोट्स का है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, बोलता है किसी एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम, उतना जितना वाला प्रश्न लगा दो, क्या होता है उसका, तो मैं क्लास में बताया था, संख्या निकालने के लिए उतना अधिक जितना कम को जोड़ दो, तो 36 प्लस 46 और आधा कर दो, डायरेक्ट वही आपका आंसर हो जाएगा। 6 6 12, 8 3 11 1 12 बटे 2
बराबर सॉल्व कर दे, कितना हो जाएगा 61। तो आपका आंसर क्या हो गया 61। ठीक है, क्लियर है। चलिए 61 मतलब आंसर सी। ओके, नेक्स्ट, के किस मान के लिए समीकरण रैखिक समीकरण युग्म में कोई हल नहीं होता। लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जिसके कोई हल नहीं होते हैं उसका फॉर्मूला बनता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के। और लिनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहां k का मान निकालना है तो देखो बराबर नहीं c1/c2, इसको आप छोड़ दो, इतने से ही आपका आंसर निकल जाएगा। तो a1 a2 b1 b2 स्टैंडर्ड इक्वेशन को दिए गए क्वेश्चन से आप क्या करो, कंपेयर करो। तो कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखो a1 ये पूरा इक्वेशन इसके हिसाब से देखोगे तो a1 कितना हो गया 3 और b1 कितना हो गया, यहां कुछ नहीं मतलब 1 के तो बोल सकते हैं 1y, तो ये हो जाएगा कितना 1, b1 का वैल्यू 1 हो गया। a2 बराबर x को छोड़कर बाकी सब a2 का वैल्यू है 2k माइनस 1 और b2 बराबर पूरा वैल्यू y को छोड़कर k माइनस 1। अब चलो इस फॉर्मूला में लगा दो, जो k बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा a1 कितना 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3 k माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा क्या 2k माइनस 1। k को एक तरफ ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा k उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये -1 तो हो जाएगा कितना 2। तो k का वैल्यू कितना हो गया +2, k का वैल्यू हो जाएगा कितना +2। क्लियर हुआ क्या? चलो आगे बढ़े। ठीक, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। ए बी सी डी ई और एफ चचेरे भाई हैं, ठीक है। कोई भी दो चचेरे भाई एक ही उम्र के नहीं है, ठीक है। सभी का जन्म दिन एक ही माह की एक ही दिनांक को पड़ता है। सबसे छोटा 17 वर्ष का है, सबसे बड़ा ई 22 वर्ष का है। यहां से लेते हैं, सबसे बड़ा है वो ई है जो कितने वर्ष का है 22 वर्ष का है। सबसे छोटा नहीं मालूम लेकिन वो कितने साल का है 17 वर्ष का है। तो इस क्रम में देखेंगे तो ये हो जाएगा 21 आएगा, 20 आएगा, 19 आएगा, 18 आएगा और 17। अब कौन कौन व्यक्ति कहां कहां आएंगे उसको हम जमाएंगे, बस इतना ही है। ठीक, चलो आगे। एफ उम्र में बी और डी के बीच में कहीं आता है। बी और डी के बीच में कौन आता है एफ आता है। तो डी और बी भी हो सकता है, एफ आएगा। ये दो पॉसिबिलिटी आपको फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, या तो ऐसा या तो ऐसा, नहीं मालूम कौन कैसा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए उम्र में बी से बड़ा है, ए है बड़ा बी से, तो इसके हिसाब से लोगे तो ए यहां आ गया और इसके हिसाब से लोगे तो नहीं मालूम, लेकिन ए बी के ऊपर में आएगा। कितना ऊपर में वो नहीं मालूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी उम्र में डी से बड़ा है, सी जो है बड़ा है डी से, सी बड़ा है डी से, तो सी बड़ा है डी से तो डी के ऊपर में जाएगा सी। कितना ऊपर नहीं मालूम, ऊपर इधर कि इधर ऊपर नहीं मालूम, ऊपर जाएगा। सी बड़ा है डी से, इसके हिसाब से सी यहां आएगा। सी बड़ा है डी से, दोनों कंडीशन को मैं लेके चल रहा हूं। आगे, ए एक वर्ष सी से बड़ा है, ए बड़ा है सी से, इसका मतलब ये जो सी यहां कहीं अटक रहा था वो चला जाएगा कहां, यहां, क्योंकि बोला है सी से बड़ा है ए एक साल, तो ठीक ऊपर में आएगा ए, उसके नीचे में सी, और इसके हिसाब से ए बैठ गया कहां, यहां। तो ये कंडीशन बन गया ए सी बी एफ डी। तो लाइन से मिला लो, 5 लोग तो हैं, ए सी बी एफ डी, और इसके हिसाब से ए सी डी एफ बी बैठ गया। ठीक है, और टॉप में आ गया आपका क्या ई। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, तब
कौन सा कथन सत्य है बताइए, बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। ए लो, ठीक है, ये देखो, देखते हैं क्या बोल रहा है। डी का उम्र 20 साल है क्या? डी का उम्र 20 साल नहीं दिख रहा है, ठीक है। आगे डी का उम्र 19 दिख रहा है, डी का उम्र 17 दिख रहा है, हमें नहीं मालूम, ठीक है, छोड़ दो। एफ 18 वर्ष का है क्या? एफ 18 वर्ष का, इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी, दोनों कंडीशन में 18 टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, चलिए आगे बढ़े। ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। बोलता है 10वीं कक्षा में हम लोग पढ़े हैं, हमारे नोट्स में है भी, a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है। जिसका वैल्यू निकालना है उसको देखो स्क्वायर में दिखाई दे रहा है, तो पहला चीज तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ को मैं स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके है, ठीक है। माइनस चाहिए वो भी a के साथ c, तो माइनस चाहिए a के साथ c, इसलिए मैं c को नीचे ट्रांसफर करूंगा b को ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर अपॉन हो गया c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन हो गया d स्क्वायर, ठीक है। दोनों पक्ष में एक एक माइनस कर दो, तभी वो माइनस में जाएगा, नहीं तो अंतरानुपात लगाना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों को माइनस कर दो 1 से, तो बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर होगा। अब यही चीज तो नीचे चाहिए, तो इसको उठा के नीचे ले लो, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर, ये ऊपर चला जाएगा तो सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? वैल्यू आ चुका है सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ऑप्शन एक भी नहीं, स्क्वायर में एक ही चीज है ऑप्शन में, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको और तोड़ेंगे। कैसे कर सकते हैं, देखो c अपॉन डी इंटू सी अपॉन डी तो लिख सकता हूं मैं, और c अपॉन डी का वैल्यू कितना है, a अपॉन बी, तो ये हो गया a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, तो बराबर हो जाएगा आपका क्या, ac अपॉन कितना, बी डी, तो ac अपॉन बी डी, ये c टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रीजनिंग का तर्क लगाने वाला सामान्य क्वेश्चन है, बना सकते थे आप, जो है थोड़ा छोटा कर देता हूं, नीचे का ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, ए लो अब दिख रहा होगा, ठीक। क्या बोलता है, आप एक सार्वजनिक उपक्रम पब्लिक सेक्टर में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपका बॉस आता है और दूसरों की मौजूदगी में आपका अपमान कर देता है। इसके अलावा वह आपसे जो छोटे कनिष्ठ व्यक्ति हैं उसका पदोन्नति कर देता है। आप क्या करेंगे? पद से त्यागपत्र दे देंगे ना, ये काम तो नहीं करेंगे। सुअवसर मिलने पर प्रतिशोध लेंगे, बदला लेंगे, बदला नहीं लेना भाई किसी से, ठीक है। धैर्य रखेंगे और जब वह शांत हो जाएंगे तो उसका कारण पूछेंगे। यही हमारा क्या बन रहा है, सटीक बन रहा है कि शांत रहेंगे। जब उसका दिमाग शांत होगा, हम धैर्य रख करके जब शांत सामने वाला होगा तो पूछ लेंगे आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यह आपका वर्ग गिनने वाला क्वेश्चन है। दिए गए आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमारे नोट्स में है, ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में है, आप रीजनिंग का उठा लेना और देख लेना। इस क्वेश्चन को देखो, इसको देखो, लगभग सिमिलर है। यदि इसमें ये ब्लैक वाला पार्ट बीच का खंड नहीं रहता तो इसको कैसे गिनते हैं, 1 2 3 1 2 3, कितने रो कितने कॉलम गिन लिए, रो इंटू कॉलम करना है, तो रो इंटू कॉलम कर दिए, रो इंटू कॉलम करना है, एक एक कम करके, एक एक कम करके 4 हो गया, एक एक कम करके फिर इंटू रो इंटू कॉलम कर लो, अब और नहीं आएगा, 0 हो जाएगा, सबको जोड़ लो, कितना हो गया, 14। तो इस आकृति में कितने आपके 14 वर्ग हैं। अब आगे अंदर के इधर को देखो, बीचों बीच, ये पूरा एक वर्ग है, इसके बीचों बीच पार्ट को एक डायग्राम डायमंड बनाया जाता है, वो भी वर्ग होता है। तो यहां कितना वर्ग, 2,
यहाँ कितना वर्ग 2, तो 2 और 2 कितने 4 और हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 18। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 18। नीचे है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में है, ये दिख नहीं रहा है, नीचे छिप गया है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग का एक सामान्य संचार वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, एक श्रोता विषय के बजाय वक्ता के दिखावट और प्रस्तुति शैली पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस मामले में सुनने में बाधा क्या है? ध्यान दो, जब हम कभी वर्कशॉप में बैठे हैं या ऐसा कोई व्यक्ति जो बोल रहा है उसके सामने बैठे हुए हैं और हम ये देख रहे हैं क्या पहना है, कैसा दिख रहा है, इसका मतलब आप में फोकस की कमी है। आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको फोकस कर रहे हैं जिसने हाँ नहीं करना है। वो ज्ञान कुछ बांट रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, जबकि आप उसके दिखावट को ध्यान दे रहे हैं, मतलब ये रॉन्ग फोकस का एक उदाहरण है। ठीक है, तो बाधा क्या है, रॉन्ग फोकस, गलत फोकस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है एक शंकु जिसकी ऊंचाई, शंकु के बारे में दे रहा है। ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में हूबहू डाटा सहित है, आयतन का चैप्टर उठा लेना, आई थिंक 96 के आसपास क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सेम टू सेम आंसर तक मैच कर रहा है। ठीक है, देखो शंकु की ऊंचाई के बारे में दे रहा है, h1 बोल दो बराबर कितना 8.4 सेंटीमीटर, इसके आधार की त्रिज्या r1 बराबर दिया हुआ कितना 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, शंकु से गोला बनाया गया है। पिघलाना मतलब आयतन, और एक चीज को पिघलाकर दूसरा बनाते हो मतलब दोनों का आयतन बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गोला बनाए हो मतलब गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको मैं 2 ले लेता हूं, 1 लिया हूं तो, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1 ले लेता हूं, 1 लिया हूं। ठीक है, पाई पाई कटा, 3 कटा, 4 बचा, R2 निकालना है बराबर R1 2.1 इंटू 2.1 इंटू H1, H1 कितना 8.4, ये कटा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, सॉल्व करो, R2 क्यूब बराबर कितना 2.1 का क्यूब, क्यूब क्यूब कटेगा तो R2 बराबर कितना 2.1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2.1 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है न्याय का। सभी पेन चौक हैं, सब के सब पेन चौक हैं। ठीक, और क्या बोलता है, सभी कुर्सियां चौक है, चौक के अंदर में क्या है, कुर्सी है, लेकिन हमें नहीं मालूम कुर्सी पेन को टच करेगा कि नहीं करेगा, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, हम श्योर नहीं है। क्या बोलता है, निष्कर्ष निकालो, कुछ पेन कुर्सी है क्या, कुछ पेन कुर्सी है क्या, नहीं, गलत हो गया। कुछ चौक पेन है क्या, कुछ चौक पेन है क्या, चौक, जबकि पेन चौक है तो जाहिर सी बात है चौक भी तो पेन होगा ना, इसलिए क्या हो गया है, मान्य हो गया, दूसरा सही हुआ, मतलब केवल 2 आंसर आपका सटीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन नाव से पूछ दिया है। एक आदमी नाव की धारा के अनुकूल 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 जा रहा है, कितना डिस्टेंस गया 20 किलोमीटर 2 घंटे में, H1 बराबर कितने घंटे में, 2 घंटे में। दूरी है, चाल है, निकल जाए, दूरी है, सॉरी समय है, टी लिखो इसको, दूरी है, समय है, चाल निकलेगा, S1 बराबर दूरी बटे चाल बराबर कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके है, अब क्या बोलता है, धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है, तो ये हो गया आपका क्या प्रतिकूल,
डिस्टेंस गया 4 किलोमीटर, कितने समय में गया? 2 घंटे में गया। ठीक है, दूरी है, समय है, फिर चाल निकलेगा, लेकिन किसका? प्रतिकूल चाल को S2 मान लिया। दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय बराबर कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया चाल। अनुप्रवाह की चाल, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल, दोनों आ गया। अब क्या पूछता है? स्थिर जल में, मतलब शांत जल में, तो स्थिर जल में, स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल बराबर कितना हो जाएगा? चाल होता है S1 प्लस S2 अपॉन 2, और यही धारा की चाल पूछेगा तो S1 माइनस S2 अपॉन 2 होता है। तो कर लो, तो 10 प्लस 2 अपॉन 2 हो गया कितना? 12 अपॉन 2 बराबर कितना? 6 किलोमीटर पर आवर। आप हमारे बुक को उठा के देख लेना, विश्वास ना हो मेरा, बार बार भले ही मैं बोल रहा हूं, विश्वास ना हो तो एक बार बुक खंगाल लेना। मैं जब इसका सॉल्यूशन नॉर्मली दिया था, वीडियो बना रहा हूं, नॉर्मल सॉल्व करके भी दिया हूं, मैं बकायदा बगल में फोटो खींच के स्क्रीनशॉट करके दे दिया हूं किस पेज नंबर में कौन सा क्वेश्चन हमारे नोट्स से पूछा है। ठीक है, तो आंसर क्या आपका? बी टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बढ़िया क्वेश्चन है, काफी लोग इस क्वेश्चन को गलत बनाए हैं, और जब मैं सॉल्यूशन दिया था ना, नॉर्मल सॉल्यूशन दिया था, तो भी मेरे पास कमेंट्स आए थे, सर इसका आंसर कुछ गलत हो रहा है क्या? मैं बोला नहीं भाई, गलत नहीं हो रहा है, आप देखो समझो, गलत नहीं है, लोग गलत बनाए हैं। एक ऊर्ध्वाधर पेड़, ये ऐसे पेड़ था, ठीक है, ये पेड़ है, आंधी में जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई, जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई, 5 मीटर की ऊंचाई पर मुड़ गया। अब ये मुड़ गया और 12 मीटर की दूरी पर जमीन पर छू गया, 12 मीटर की दूरी जमीन से, ये लो 12 मीटर की दूरी पर यहां ऐसे छू गया पेड़। ठीक है, अब ऊर्ध्वाधर है मतलब ये 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस बताता हूं, और पाइथागोरस में ट्रिपलेट नंबर सिखाता हूं। ट्रिपलेट नंबर होता है 5, 12, 13, तो ये वैल्यू कितना हो गया? 13 मीटर। इसका मतलब जो टूट के गिरा वो हिस्सा टोटल कितना मीटर है? 13 मीटर है। इस तरह प्रश्न पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो पेड़ की ऊंचाई 90% लोग 13 लगा करके आ गए हैं, 13 नहीं, 5 अभी भी खड़ा है और पेड़ 13 गिर गया है, तो 13 और 5 कितना हो गया? 18 मीटर पेड़ की ऊंचाई थी। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18 मीटर। इसको टिक करना था, नहीं तो कई लोग 13 टिक करके आ गए हैं, 5, 12, 13 मार दिए 13, या पाइथागोरस लगाए 13 टिक करके आ गए हैं, जो कि गलत है। आपका आंसर 18 होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? अधिकतर गिटार वादक दाढ़ी बनाने वाले, सॉरी, अधिकतर गिटार वादक दाढ़ी वाले पुरुष हैं। गिटार वादक है, दाढ़ी है, पुरुष है। ठीक है, क्या बोलता है प्रश्न? ए सभी पुरुषों के समुच्चय को निरूपित करता है। ए जो है वो पुरुष है, ए पुरुष है। ठीक, बी दाढ़ी वाले पुरुष के समुच्चय को व्यक्त करता है। बी जो है दाढ़ी वाले पुरुष है, मतलब ये हो गया पुरुष, ये हो गया दाढ़ी वाले पुरुष। क्लियर? अगला सी पुरुष है, मतलब सी किसके अंदर आएगा? पुरुष के अंदर आएगा, और किसको डिनोट करेगा? गिटार वादक को डिनोट करेगा। ठीक है, तो पुरुष क्या है? गिटार वादक है, गिटार वादक। ठीक है, तो ये पुरुष गिटार वादक के अंतर्गत आएंगे सी। अब कई लोग बोलेंगे मैं इसको टच क्यों करवा दिया? प्रश्न बोला है इसको डायग्राम के रूप में बनाओ, तो पुरुष के अंदर में गिटार वादक और दाढ़ी वाले दोनों आएंगे, और बोलता है अधिकतर गिटार वादक दाढ़ी वाले पुरुष हैं, अधिकतर गिटार वादक, तो उसमें आपको टच कराओगे तब ना ये गिटार वाला और दाढ़ी वाला टच होंगे, तब तो बोल पाओगे। है कुछ करके मोस्ट में है, आप बड़ा कर लो और बड़ा बना लो। तो इस डायग्राम में देखो कौन सा सुटेबल बैठ रहा है, तो इसमें यही सुटेबल बैठ रहा है, तो आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे। इसमें बोलता है दी गई श्रेणी में पी आर एस टी डब्ल्यू वाई एक्स बी ई बी जी के क्वेश्चन मार्क क्या होगा? अगला आपको क्रम में छांटना है।
तो आप ये चेक करो पहला पहला लेटर में क्या हुआ है। इसके लिए आपको अल्फाबेट्स याद होने चाहिए, तब जाकर के फटाफट आप बना पाओगे। देखो P मतलब 16, T मतलब 20 4 बढ़ा, X मतलब 24 4 बढ़ा, इतने में समझ में आ गया मुझे 4 बढ़ रहा है। तो आप यहां से 4 बढ़ा दोगे तो B में 4 बढ़ेगा तो F हो जाएगा, और F के हिसाब से आंसर ये दोनों तो नहीं है। अब कॉमन FL अंतिम को देखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। टाइम पास नहीं करने एग्जाम में। S 19 Y 25, 19 25 मतलब 6 ज्यादा, और यहां से एक जेड आएगा एक, उसके बाद 6 ज्यादा, ठीक है। 6 बढ़ रहा है तो के में भी आपको 6 बढ़ाना है। के मतलब 11, 6 बढ़ाए तो 17, 17 मतलब क्यू। अंतिम वाला आपका आएगा क्या? क्यू। तो अंतिम वाला आ गया आपका क्या? क्यू। आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न यदि दिखता है तो फटाक से टिक करो, आगे बढ़ो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जस्ट उल्टा है बस हमारे नोट्स में, लेकिन है। क्या बोलता है? वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है आपका? 154 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। कटा दोगे तो ये हो जाएगा कितना? 22 सत्ते 154, ऊपर गया तो आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, तो आर का वैल्यू हो गया कितना? 7 सेंटीमीटर। ओके। वृत्त के संबंध में कुछ भी आंसर निकालना होता है तो आर पहले चाहिए, इसलिए फटाक से मैं आर निकाला हूं। अब आगे करेंगे। उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप मतलब परिधि, और परिधि क्या होता है वृत्त का? 2 पाई आर। पाई का मान कितना होता है? 22/7, और आर का मान कितना है? 7 है। 7 7 कट गया, 22 दूनी 44। परिमाप या परिधि कितना गया? 44। सिंपल सा क्वेश्चन। इस बार का पीएससी सी सेट को बड़ा ही आसान पूछा है। अच्छा हुआ सी सेट क्वालिफाइंग है, नहीं तो बहुत लोग इसी में ही जो है 70 नंबर 80 नंबर पा जाते हैं आराम से। ठीक है, चलो। दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। काउंट करते हैं। देखो एक त्रिभुज यहां है छोटा वाला, एक, अरे यार, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। छोटा छोटा हो गया कितना? 10। अब इसको दो दो करके कंबाइन करेंगे। दो दो कंबाइन में ये देखो एक, ये देखो दो, ये देखो तीन, ये देखो चार, कंबाइन में 4। ठीक है। कंबाइन में और बनेगा, देखो यहां से आप जाओगे, ये एक बनेगा, और कंबाइन में ये एक बनेगा, 2। इसके अलावा और नहीं है। यही आंसर होना चाहिए, बट ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है। ये गलती क्या क्या है पता है? इसको बीच से ये लाइन होना चाहिए था, जो भूल गया है। गलती से ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, गलत है, एक क्वेश्चन गलत है इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़े। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। जो सबसे पहले पढ़ता है वह इसे सी को देता है। जो सबसे पहले पढ़ता है वह किसको दे दिया? सी को। जो सबसे बाद में पढ़ता है उसने ए से लिया है। जो सबसे बाद में पढ़ा वह किससे लिया है? ए से लिया है। ठीक है, 1 2, एक और आएगा 3 4 और 5। फिर से देख लो, सबसे पहले पढ़ता है वह सी को देता है। सबसे पहले जो पढ़ा वो सी को दिया, और ए जो सबसे बाद में पढ़ता है वो किससे लिया? ए से लिया, मतलब सेकंड लास्ट में ए है। ई पढ़ने वाला, ई नंबर ना तो पहला होगा ना ही आखिरी, एक ही लाइन बच गया बीचों बीच। ठीक है, ए और बी के बीच में दो पाठक हैं, ए और बी। ए और बी के बीच में दो पाठक है, यहां रख नहीं सकते, 1 2 बी आएगा, यहां बच गया क्या? ए बी सी डी, ऐसा। अब पढ़ो, बी ने समाचार पत्र किसको दिया? बी ने समाचार पत्र किसको दिया? सी को दिया। आंसर टिक करो, सी, मतलब बी ऑप्शन सी व्यक्ति को दिया। ठीक है, चलिए इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन मैं एक अगला वीडियो बना दूंगा, काफी लंबा हो गया, 1 घंटे का वीडियो है।
श्रेणी 24, 21, 18, 3 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, अगला 3 कम होता चला जाएगा। समांतर श्रेणी है ये। बोलता है कितने पदों का योग 78 है, जोड़ते जाओ 78। इसमें जब आप इसका फार्मूला लगाओगे समांतर श्रेणी में योग का तो तकलीफ हो जाएगा, वर्ग समीकरण आएगा। इसलिए इसको सिंपल बनाओ ना, इतना टेंशन काहे लेना है। वैसे भी फार्मूला याद नहीं होगा तो भी आंसर आना है। कैसे? देखो, इन तीनों को तो जो दिख रहा है उसको जोड़ ही सकता हूं मैं। 3 पद का योग कितना हो गया? 8 4 12 1 13, 2 2 4 1 6। 3 पद का तो 63 हो गया। 78 लाना है, एक पद और जोड़ के देखते हैं। तो अगला पद 3 कम हो जाएगा, कितना? 15 हो जाएगा। 15 जोड़ के देखो कितना हो जाएगा? 78 आ तो गया। कितने पद? 1 2 3 और 4। तो 4 पद का योग कितना हो जा रहा है? 78 हो जा रहा है। इसलिए और ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका क्या है? 4 वाला है। ठीक है, और ऑप्शन देख लो भाई। ये देखो, और ऑप्शन में कोई भी नहीं है जो 4 वाला है। जबरदस्ती 13 लाने के लिए वहां एग्जाम में मरना नहीं है। आंसर टिक करो, आगे बढ़ो भाई। वहां हम महारत हासिल करने के लिए, मास्टरी करने के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो ये लगभग आपका आधा हो ही गया। अब जो बचे हुए और क्वेश्चंस हैं, देखो 70 के बाद जितने भी है ना, वो सब हिंदी और छत्तीसगढ़ी का है। उसको मैं नहीं कराऊंगा। जो मेरा पोर्शन है मैथ और रीजनिंग का, उसको मैं करा रहा हूँ। तो एक वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है, 1 घंटे लगभग लगभग तो हो ही गए हैं। तो इतना आप अच्छे से कर लो, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में देख लेना। क्वेश्चन जरूर देखना, और अभी तक आप देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, लोगों को भेज दो, शेयर कर दो, और लाइक तो भर भर के दबाओ, और कमेंट्स जरूर करो मुझे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट 2 में। बाय बाय, थैंक यू।